Hello everyone and welcome to Pragyan IS. Today we'll be talking about money. What is money? So the topics which we are going to cover today are going to be what is money, the different types or like majorly the functions of money, that is primary function and secondary function, and the types of money, what are the different fiat, fiduciary and the words, the terms which you have understood, and the evolution of money. And later on we'll be moving to the components of money, that is M1, M2, M3, M4, and high powered money, and then velocity and money supply. What are the authorities which are responsible for the printing of money and everything? And lastly, we'll be talking about the central bank digital currency and the new rules and regulation which are there. With this, we'll be ending the lecture, and these are the topics. So let's get started. So, what is money? Money basically refers to anything, any physical or digital commodity. It could be coin or currency, which is which acts as a medium of exchange, is known as money. So anything which is generally accepted as payment for goods and services or repayment of debt is, or any object which is accepted as this is called as money. जो आप भले डिजिटल फॉर्म में हो सकती है या फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, कॉइन हो सकता है, करेंसी हो सकता है, आप दोनों जो पे कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस किसी भी गुड को खरीदने के लिए, किसी भी सर्विसेज को खरीदने के लिए या उसको पेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो मनी है अपना। ठीक है। अब मनी के फंक्शंस क्या है, या बेसिकली पहले क्या हुआ करता था, क्या नहीं होता, हाउ द इवोल्यूशन ऑफ मनी हैपेंड। सो विल अंडरस्टैंड पहले हाउ द इवोल्यूशन हैपेंड, और फर्स्टली विल अंडरस्टैंड द टर्म दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जिसमें आप कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करते हो, मतलब बीच में कोई नहीं होता मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये चीज आई कहाँ से, या ये है क्या, मतलब क्या मीडियम है, एक्सचेंज करने का एक जरिया है, ठीक है, किसी भी चीज का, तो वो मनी है। पर जब मनी नहीं था तब क्या था, तो स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम था कि आपके पास कोई सामान है, जैसे एवरीवन यूज्ड टू बी एन एग्रेरियन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा प्रमोटेड है, और इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी नहीं थी, स्मॉल सोसाइटीज थी, तो वहां पे इजीली पॉसिबल था, तो इसलिए इट यूज्ड टू बी एज अ सोसाइटी इवॉल्व थ्रू इवोल्यूशन एंड इट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, इट नीडेड अ medium or a common thing which could be accepted as an मनी, जिसके थ्रू ट्रांजिशन हो सके और थोड़ा इजी हो सके चीजें, क्योंकि इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो रही है तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो उसमें आप बार्टर सिस्टम नहीं यूज हो सकता था, इसलिए मनी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है। पर पहले क्या हुआ करता था, जैसे पहले वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन आज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यू माइट बी नोइंग कि आपके घर पे योर मॉम वुड बी गिविंग ओल्ड क्लोथ्स इन एक्सचेंज ऑफ यूटेंसिल्स, या कोई भी बर्तन वगैरह ले लेते होंगे ना पुराने कपड़ों के बदले, दैट इज बार्टर सिस्टम। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग ओल्ड clothes for exchange of utensils. So that is commodity number two, commodity number one. एक commodity के बदले आपने दूसरी commodity ली, तो उसने ये दी, उसने पैसे नहीं दिए, आपको बर्तन दिए, और आपके मॉम ने भी वो पुराने कपड़े दिए, तो दैट इज बार्टर सिस्टम, जिसमें यू आर एक्सचेंजिंग वन कमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ अनदर, तो यू आर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज। तो इसमें आपने कोई बीच में मीडियम नहीं है, पर ये चीज करने के लिए या फिर ये सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज चाहिए था, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, double coincidence of wants, like what one person is wanting should be wanted by other person, and other person, what one person is wanting should be available by the other person, and what other person is wanting should be available, should be sold by the person who is wanting the commodity which is sold by the other person. So basically it is about, like suppose this person A, it is there, so this person is selling old clothes, right? So it is selling, तो अगर आपकी मम्मी को यूटेंसिल्स नहीं चाहिए होंगे और आपकी मम्मी उनको रेडी नहीं है ओल्ड क्लोथ देने के लिए, देन हाउ दिस एक्सचेंज कुड बी पॉसिबल? दोनों को सेम चीजें चाहिए, एक एक चीजें चाहिए होगी, जो दूसरा वाला बेच रहा है वो चीज उसको कमोडिटी पर्सन वन को चाहिए, और जो ये वाला बेच रहा है वो पर्सन टू को चाहिए, तो ये दोनों साइड से कोइंसिडेंस होना चाहिए वांट्स का, तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल होगा। मतलब सपोज एक इंसान है, वो मतलब टमाटर बेच रहा है, ठीक है, टोमेटोज बेच रहा है अगर इंग्रेडिएंट, उसके बदले में उसको मिल्क चाहिए, तो ऐसे दो इंसान होने चाहिए, जो एक टमाटो बेच रहा है जिसको बदले में मिल्क चाहिए, और ऐसा एक मिल्क वाला इंसान होना चाहिए जिसको अपने जो वो मिल्क बेच रहा है उसके बदले में ही कैन एक्सेप्ट टमाटो एज अ पेमेंट। सो इफ दिस वुड
be there, then only the exchange could happen, otherwise it would not be possible. So it created a lot of logistical problem, and as a society grew, it was a problem. So इसीलिए money was introduced. So to avoid this problem of double coincidence of want, money was introduced. So अब ये मनी के फंक्शंस है. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स फंक्शंस ऑफ मनी. तो देयर आर, अगर अपन फंक्शंस ऑफ मनी को दो मेजर टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, तो देयर इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में दो हैं. इसको एक मेजर ऑफ वैल्यू माना जाता है, मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट बोल सकते हैं, एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि कोई भी चीज को मेजर करने के लिए आप मनी को यूज कर सकते हो. जैसे जैसे कि ये वॉच कितने की है, जैसे 500 की, चलो ठीक है, ये वॉच 500 की है. दिस पेन इज फॉर 10 रुपीज, दिस रिंग इज फॉर 20 रुपीज और वट एवर. सो आपने अपनी सारी कमोडिटी को एक यूनिट के बेसिस पे डिफाइन कर दिया ना. जैसे अपन लिक्विड को डिफाइन करते हैं कि 10 लीटर 20 लीटर, लीटर्स में अपन ने बताया लिक्विड को. वेट सॉलिड को किसी भी वेट में कि इतना केजी उतना केजी. सो you there is always a unit for everything, right? So what is the unit for all the commodities in the world? That is money. So money can be used as a unit of account. So that is here it is taken. So to keep or to know how much everything is worth, किसी भी चीज का वर्थ, उसका वैल्यू जानने के लिए मनी को यूज किया जा सकता है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ताकि हर चीज को अगर आपने उसी वैल्यू टर्म्स में जाना है, तो यू कैन कंपेयर, एंड कंपेरिजन एवरीथिंग बिकम्स easier for you. So because of that we can say it is used as measure of value या फिर unit of account. It is same. Measure of value or unit of account is same. And medium of exchange, for buying or selling any commodity you can accept money as a payment form. ठीक है ना. तो इसको पेमेंट के फॉर्म के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसको मनी बोलते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज के दो पार्ट्स हैं, दैट इज इट इज फंजिबल एंड डिविजिबल. फंजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी कैसे? जैसे कि आपने कोई भी चीज लिया एंड if you could divide, if you could anything which can be divisible, divided and substituted, that is can be considered as money. Suppose there is 2000 rupee ka note, you can divide it into 500 ka 4 notes, or 100 ke 20 notes, so it is divisible, right? And substitutable, that is you can substitute it with another thing, like if you go to bank and if you give one 500 ka note to the banker, you can get in exchange other notes like 100 rupees ke 5 notes or 50 rupees ke 10 notes for that 500 rupee note. You understood? It can be exchangeable or substitutable and divisible, so that can be considered as money, or that can act as a medium of exchange. And when we talk about secondary functions, secondary mein it is store of value, store, transfer and deferred payment. EMIs. Like any loan you are taking, any future payments you want, like you want money abhi but you will be paying in future, या आपको कोई भी आपको अभी पे करना है बट उसके पेमेंट आप EMI, कोई भी कमोडिटी अभी खरीदनी है पर आपके पास उतना पैसा नहीं, सो यू buy that commodity on EMI basis, right? EMI is the short term installments, you are in installments you are going to repay the amount, right? So EMI के basis पे you are buying, suppose you bought a car, ठीक है. सो कार का EMI करवा दिया आपने मंथली ईयरली जितना भी जैसा भी, कि मंथली बेसिस पे यू विल बी पेइंग 20,000 rupees for 10 years. If you are going to pay 20,000 rupees, then your EMIs get clear and you can buy Fortuner, ठीक है. सो डेफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल हुआ मनी के इंट्रोडक्शन के बाद ही, क्योंकि अगर पहले डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट में कैसे करते हैं, टमेटो से पे करते, खराब ही हो जाते फ्यूचर तक, तो पेरिशेबल गुड होता है टमेटो, और आप स्टोर भी नहीं कर सकते उसको, आपको कोई सेविंग करना है, कुछ भी करना है. सो इफ देयर वाज नो मनी देन सेविंग कुड नॉट बी पॉसिबल. दैट वाज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन टाइम्स ऑफ बार्टर सिस्टम. सो मनी हेल्प्ड इन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ट्रांसफर के लिए भी डिफिकल्ट होता है. जैसे अगर काउ को आप मनी मान रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हो, सो यू विल हैव टू carry such a huge amount, you huge thing. जैसे grains को मान रहे हो आप money, right? So you had to carry sacks of grains with you while you are traveling. That used to be a very problematic thing because it became bulky for transportation and everything. So then it was a difficulty. That is why money was introduced, and these are the major functions of money. That is, it acts as a medium of exchange, unit of account, and store of value. It can be stored or exchanged later for goods and services for approximate value, whatever it is going to be there. So primary function is measure of value and medium of exchange. Store, secondary, store, transfer and deferred payment. These are the functions of money. Moving forward,
So types of money. What are the different types of money? Earlier evolution of money or types of money. So we already understood barter system was used. Then barter system नहीं हुआ तो कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का प्रॉब्लम आने लग गया. So बाद में किसी एक कमोडिटी को मनी माना जाने लगा. So पहले के टाइम में it was an agrarian economy. So ancient time में what was used as a animal money was गोदान और cow wealth was used as a form of money. It was accepted as money. So इसीलिए earlier times में cow was given in Dahej also because it was considered as wealth and that is the reason. And then फिर later on फिर cow के बाद थोड़ा और evolution में we started using some commodity. Some particular commodity was chosen and it was used as money. So any precious metals were used as money, shells were used as money, beads was used as money. So वो सारी कमोडिटी जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी उनको मनी जैसे माना जाता था. अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू. कोई भी कमोडिटी जिसकी जो उसकी खुद की जो वैल्यू है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक मतलब उस प्रोडक्ट की उस मटेरियल की जितनी वैल्यू है. जैसे कि ये है ब्रेसलेट है तो इसकी इसकी जो स्टोन्स की जो वैल्यू है वो अगर आप इसके बीड्स को मनी मान रहे हो जैसे ये 1 रुपया हो गया ठीक है. एक बीड 1 रुपया 2 रुपया जो भी. तो इसका एक स्टोन जब आप अगर कहीं पे भी लेने जाओगे या कहीं पे मार्केट में भी अगर ये स्टोन मिल रहा है तो वो 1 रुपए के बेसिस पे ही मिल रहा है. तो इसीलिए आप सपोज ये सोने के हैं तो ये एक बीड अगर आपको एक 1 लीटर ऑफ दूध ला रही है तो मतलब एक बीट के एक्सचेंज में आपको 1 लीटर ऑफ दूध मिल रहा है. तो आप इस बीट को मेल्ट करके इसका कोई ज्वेलरी भी बनाओगे तो भी वो ज्वेलरी आपको 1 लीटर ऑफ दूध में ही मिलेगी. मतलब कि इसकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है कमोडिटी की जो वैल्यू है वो उसके बेसिस पे आप उसको मनी मान रहे हो ताकि अगर एक बार के लिए कहीं पे एक्सेप्ट ना हो वो तो आप उसको उसका खुद का यूज है ना क्योंकि कमोडिटी का तो वर्थ है ना. तो आपका आपको कोई एक सुपीरियर अथॉरिटी नहीं चाहिए होगा हु वुड से दैट this is money or matlab like there would not be any regulatory body which would be required to authorize this as money क्योंकि earlier these things were not there. There was no authority matlab other than the king and everything. If the society was not that organized that these things were not possible. So इसीलिए anything which to be considered as money it has to hold some intrinsic value. उसका commodity का खुद का worth या खुद का value होना चाहिए था. So any precious metals and basically most importantly gold and silver were used as commodity money in those times. क्योंकि if you'll print or mint coins of any lesser superior commodity which is easily available तो सब लोग minting घर पे चालू कर देंगे ना. आपने लोहे के सिक्के बनाना चालू कर दिए so then you everyone at your own place they'll start minting coins and then फिर उसका वैल्यू को वर्थ कहाँ रहा. तो वैल्यू की खुद की वर्थ होने के लिए उस कमोडिटी की वर्थ होना जरूरी था. So it has to be a precious metal or precious stone or shells or beads in any form. अब व्हाट इज फुल बॉडीड मनी? फुल बॉडीड मनी क्या होता है? जब मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको फुल बॉडीड मनी बोलेंगे. देयर इज एन एग्जांपल. रिसेंटली गवर्नमेंट हैज इन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी 100 रुपी कॉइन वाज मिंटेड. ओके तो उसका खुद का वैल्यू मनी उसका अब जब वो मिंट हुआ तो उसपे तो 100 रुपए लिखा हुआ है. पर जब मार्केट में अगर आपको ये कॉइन खरीदना है 100 रुपए वाला देन you'll get this. उसका मार्केट का वैल्यू शायद 3000 समथिंग है ठीक है. लाइक आई एम नॉट रियली श्योर है कुछ भी उसका वैल्यू ज्यादा है. क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है और उसको जो मिंट करने में का जो कॉस्ट आया ना वो एक या लिमिटेड कॉइन ही मिंट हुआ है तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा भी आई है. तो जो फेस वैल्यू जो उस पर लिखा हुआ है वो वैल्यू उसका इतना वो वैल्यू इक्वल नहीं है. मतलब या तो इक्वल है या ज्यादा ही है. तो मोस्टली इक्वल नहीं रहता. जब गवर्नमेंट प्रिंट करती है मिंट करती है कॉइन्स या प्रिंट करती है करेंसी नोट तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है उसकी फेस वैल्यू से. तो जो उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू और जो उसकी कमोडिटी की वैल्यू अगर दोनों इक्वल हो जाए या उसकी कमोडिटी की वैल्यू ज्यादा हो तो फिर उसको फुल बॉडीड मनी बोलेंगे. ठीक है. जैसे जो 100 रुपए लिखा है तो उसका एक्चुअली उसको मेल्ट वेल्ट करोगे क्योंकि उसमें सिल्वर वगैरह यूज हुआ है शायद इस वाले 100 रुपए के कॉइन में. सो इफ यू मेल्ट इट आउट तो यूल गेट 100 रुपए का सिल्वर आउट ऑफ इट. ठीक है. इसीलिए इट इज उसको फुल बॉडी मनी बोलेंगे. अब क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वो मनी है जिसका जो इंटरेंसिक वैल्यू है फेस वैल्यू से फेस वैल्यू से कम है. मतलब कि जो फेस वैल्यू इज हायर तो फेस वैल्यू उसकी इंटरेंसिक वैल्यू से ज्यादा है. तो फेस वैल्यू ज्यादा है कि मतलब कि उसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि 1 रुपी है. ठीक है. फेस पे लिखा हुआ है जब कॉइन मिंट हुआ तो उस पे लिखा हुआ है कि 1 रुपी का कॉइन है ये. ठीक है. 1 रुपी का है. पर जब उसको बनाना था तो जो मटेरियल जिसमें जैसे निकल कॉपर वगैरह जो भी मटेरियल का कॉम्बिनेशन यूज हुआ प्लस उसकी जो कॉस्ट आई मिंटिंग की तो वो 0.8 या 0.9 रुपीज ही आई है. ठीक है. रुपीज
इतना ही आई है, पर उसके फेस पे ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी मनी जिसकी इंट्रिंसिक जो फेस वैल्यू वो ज्यादा है, उसकी एक्चुअल या इंट्रिंसिक वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से, उसको अपन क्रेडिट मनी बोलेंगे। अर्लियर इट वाज नॉट द सिनेरियो। अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग वाज, जैसे उसका अपन फुल बॉडीड मनी बना रहे थे पहले के टाइम में, दोस कॉइन्स वर यूज्ड टू बी वेरी बिग एंड एवरीथिंग। सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज, बांग्लादेश वाज यूजिंग दोस कॉइन्स फॉर मेकिंग ब्लेड्स। जैसे मान लो कि 1 रुपए का या 2 रुपए का कॉइन है, आप उससे मेटल उन्होंने मेल्ट किया और उससे ब्लेड्स बना दी, और ब्लेड्स बना दी, तो उनको कितने का लगा, 1 या 2 रुपए का लगा। तो मान लो 2 रुपए का दैट कॉइन वाज देयर, प्लस उनका कॉस्टिंग आया 2-4 रुपए, और उन्होंने बेच दी वो ब्लेड को 10 रुपीज में, तो उनको तो प्रॉफिट हो गया ना 6 रुपीज का। तो इसलिए दैट वाज अ लॉस टू द गवर्नमेंट, बिकॉज दैट मेटल वाज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लेड। सो इट यू हैव टू मेक अ कॉइन दैट मच कि भाई वो क्रेडिट मनी हो, रादर देन मीनिंग ऑफ फुल बॉडी मनी, मतलब कि उसका जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा हो, ताकि पीपल डोंट मेल्ट देम, घर में मेल्ट करके उसको अलग से बेचना नहीं चालू कर दे। अदरवाइज तो एवरीवन वुड स्टार्ट कलेक्टिंग, क्योंकि उसका फेस पे तो 1 रुपए लिखा है, तो वो आपने मार्केट से ले आया 1 रुपए में, पर आप उसको मेल्ट वगैरह करके बेचोगे तो आपको 10 रुपए मिल रहे, तो वाई वुड एनीवन वोंट डू इट, राइट? So to avoid that, and to melt coin, it is a punishable crime according to the Coinage Act of 2011. Okay. हाँ, फिड्यूशियरी मनी क्या होता है और फिएट मनी क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी कोई भी मनी जिसको आप म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट करते हो, उसको फिड्यूशियरी बोलते हैं। दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट है, जो पे कर रहा है प्लस जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों आपस में ट्रस्ट रखते हैं, तो उसको फिड्यूशियरी मनी बोलेंगे। जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट हो गए, चेक्स हो गए, उनको फिड्यूशियरी मनी बोला जाता है। सो अर्लियर टाइम्स में व्हेन ट्रेड यूज्ड टू हैपन, सो देयर यूज्ड टू बी अ लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच वाज एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट, कि भाई हाँ अभी इतना ये, क्योंकि उतना एक्सचेंज नहीं होता था, तो दैट डॉक्यूमेंट एक्टेड एज अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द दो ट्रेडिंग पार्टीज एंड एवरीथिंग। Today's date also, those certificates, checks, drafts, everything is fiduciary money only on the basis of trust. अब fiat money क्या है? Fiat money is that money जो लीगल टेंडर है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, जिसकी कोई खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कमोडिटी वैल्यू नहीं है। फिएट मनी में मान लो करेंसी नोट्स, नोट जो है वो तो एक पेपर है ना, वो पेपर की क्या ही वैल्यू, आप पेपर को फाड़ दोगे या उसको मैश करके कुछ कर दोगे, मतलब अगर उस पे वो सब कुछ नहीं है जो एक्चुअल उस पे लिखा है, वो सिर्फ पेपर का खुद का नेट वर्थ, तो नेट वैल्यू तो कुछ नहीं है ना। only when government is having that seal or government is accepting it as a legal tender, then it has this value. So वो वैल्यू कहाँ से जनरेट हो रही है? जब कोई भी रूलिंग अथॉरिटी या गवर्नमेंट जब उसको एक्सेप्ट करती है एज अ लीगल टेंडर, कि भाई हाँ हम लीगली एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि दिस करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय अस, तो वो फिएट मनी हो गया। फिएट मनी वो हो गया जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्जांपल इज करेंसी नोट, जिसको लीगल अथॉरिटी या गवर्निंग अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है और लीगल बनाती है कोई भी सारे ट्रांजेक्शन के लिए विद इन द कंट्री, उसको लीगल टेंडर या फिएट मनी बोला जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब लीगल टेंडर के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लीगल टेंडर क्या होता है? एक कोई भी सिटीजन जो है कंट्री का, वो उसको कोई भी सेटलमेंट्स के लिए, ट्रांजेक्शंस के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। आप अगर कंट्री के सिटीजन हो, तो अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो कोई भी लीगल टेंडर जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है टू बी एक्सेप्टेड एज अ मनी, इफ रिजेक्टिंग इट या रिफ्यूजिंग इट, इट वुड बी कंसिडर एज क्राइम, इट इज अगेंस्ट लॉ। ओके, देयर इज अ लॉ फॉर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो लीगल टेंडर क्या है? अब लीगल टेंडर के टाइप्स होते हैं, इट कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब गवर्नमेंट बोल सकती है लिमिटेड और अनलिमिटेड, ठीक है। कॉइन्स और करेंसी दोनों में लिमिटेड अनलिमिटेड है, पर मेजरली अपन कॉइन्स के बारे में समझेंगे, करेंसी के बारे में जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो। तो अब कॉइन्स को लिमिटेड माना जाता है। लिमिटेड क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉइनेज एक्ट, द एक्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, 50 पैसा कॉइन्स अप टू द लिमिट ऑफ ₹10 एंड 1 रुपी कॉइन, एंड उसके ऊपर वाले कॉइन्स अप टू द लिमिट ऑफ 1000 रुपीज आर एक्सेप्टेड। उसके ऊपर के पेमेंट्स आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। मतलब कि जैसे आपको कहीं पे भी पे करना है, तो अगर आपका अमाउंट हुआ, आपने आपका कहीं पे भी बिल आया एंड यू हैव कॉइन्स विथ यू, सो अगर आपका बिल 1000 रुपीज तक है, तो आप 1 रुपी और 1 रुपी के ऊपर डिनोमिनेशन वाले जितने भी कॉइन्स होते हैं, उन कॉइन्स को यूज करके आप 1000 तक तो आप उस बिल को कॉइन्स में पे कर सकते हो। पर अगर 1000 के ऊपर का अमाउंट है, वो आप कॉइन्स में पे नहीं कर सकते। 50 पैसा खैर अभी तो यूज में नहीं है, बट 50 पैसा को भी आप लीगल टेंडर कर सकते हो, मतलब लीगल टेंडर जैसे एक्सेप्ट हो सकता है टिल 100 रुपीज, 10 रुपीज। 10 रुपीज तक आप 50 पैसा को कर सकते हो। मतलब 10 रुपीज तक कितना हो गया? 20 कॉइन्स चाहिए होंगे, तो मतलब 20 कॉइन्स 50 पैसा के साथ में एक्सेप्ट हो सकते हैं। अंडरस्टूड? सो मतलब इसीलिए कॉइन इज कंसिडर्ड एज लिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉइनेज एक्ट। अगेन मतलब 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ऑल ऑफ दीज कॉइन्स आर एक्सेप्टेड टिल द लिमिट ऑफ 1000 रुपीज। उसके ऊपर का पेमेंट यू हैव टू मेक इन, या फिर एनी पर्सन कैन रिजेक्ट इट। अब मोस्टली इन प्रैक्टिस you won't have seen anyone carrying so much of coins कि कहीं पे shopping करने जाना है, कि if you're just eating or having a coffee of 200, or you're going to Starbucks and you're having a coffee of 200 300 rupees and you're like
pulling a potli out of your bag and you're giving them, like, count them, this is the amount. So usually people don't do that, but if you want, you can do that. I'm not encouraging it. I'm just telling that this is legally acceptable. The people cannot reject it. Okay, till 1,000 rupees you can pay in coins. उसके बाद का it has to be in currency notes. सो नोट्स का भी देर इज लिमिट. नोट्स में अकॉर्डिंग टू आई गेस बजट 2022 और 2023, आई एम नॉट रियली श्योर, विल हैव टू कंफर्म, इट वाज एक्सेप्टेड लाइक टिल 2 लाख रुपीज. 2 लाख तक आप कैश में डील कर सकते हैं. ठीक है, अ पर्सन कैन डील इन कैश टिल 2 लाख रुपीज. उसके ऊपर का पेमेंट जो भी है, एक्सचेंज है, इट हैज टू हैपन वाया बैंक. दैट इज आपने डिमांड ड्राफ्ट चेक वगैरह या एनएफटी या कुछ भी, मतलब आरटीजीएस वगैरह कोई भी तरीके से करा दिया, वो बैंक ट्रांसफर करा दिया, जो भी. ठीक है, बट वो सारा उसके थ्रू होगा, सो दैट गवर्नमेंट हैज एन आइडिया दैट यू आर मेकिंग दिस ह्यूज पेमेंट. सो उसके ऊपर का पेमेंट हैपेंस वाया बैंक. सो कैश में 2 लाख तक का पेमेंट इज एक्सेप्टेड, ऐसे इफ यू गो बाय द लॉ. बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ practices where people exchange in cash only above 2 lakh rupees. It is not like that, it is not happening. Okay, with this, while anyone cannot force to accept coin beyond the limit mentioned, तो इस limit से ऊपर no one can force you to accept the coin. वो voluntary. If someone is accepting coin, that is their choice. मतलब there might be people, if you are making a payment till 1 lakh rupee, they might accept it in coin, but government authorizes till 1,000 rupees only. So that's it. There is no other thing here. Let's move forward. अब सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. अब मनी आता कहाँ से, या मतलब आपके मेजर सोर्सेस क्या है मनी के. सो आरबीआई, एक तो आरबीआई, एक गवर्नमेंट है. ऑब्वियसली दो ही अथॉरिटीज है जिसके थ्रू सोर्स होगा. तो आरबीआई सोल अथॉरिटी, प्रिंट करेंसी नोट्स प्रिंट करने की सोल मेजर या इकलौती अथॉरिटी आरबीआई ही है. अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. उसके अकॉर्डिंग सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, मतलब नोट्स सिर्फ आरबीआई प्रिंट करेगी, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. 1 रुपी नोट जो है वो गवर्नमेंट प्रिंट करती है. ठीक है, बाकी सारे नोट्स आरबीआई प्रिंट करती है. कैन प्रिंट नोट्स फ्रॉम डिनोशन ऑफ 2 रुपीज टिल 10,000 रुपीज. ठीक है, 10,000, 2 से 10,000 तक के रुपी नोट सारे आरबीआई प्रिंट करेगी. और ये सारी बैंक एसेट्स इज बैक्ड बाय, क्यों, क्योंकि ये सारे जो नोट्स है वो बैक होते हैं किससे, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन करेंसी एसेट से बैकिंग होती है, अकॉर्डिंग जो डिफाइन हुआ है सेक्शन 33 ऑफ द आरबीआई एक्ट. इन द सेम, ये नोट कहाँ प्रिंट होते हैं, 4 करेंसी प्रेसेस हैं. ठीक है, 2 हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर रही है, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL, जो नासिक और देवास में है. और दूसरी जो 2 है जो आरबीआई की सब्सिडरी हैं, दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज BRNMPL, जो मैसूर एंड सालबोनी में है. ठीक है, सो दीज आर द मतलब लाइक प्रेट्स या प्रेसेस या मिंट, मतलब प्रेसेस है जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है. तो 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर रही है, 2 आरबीआई ओन कर रही है. एक तो CPMCIL है, मतलब 2 CPMCIL जो नासिक और देवास में है, और दूसरी वाली भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड है, जो मैसूर और सालबनी में. ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग होती है. तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स. सिर्फ 1 रुपी नोट जो है वो गवर्नमेंट प्रिंट करेगी. ठीक है, और जो कॉइन्स है, कॉइन्स की मिंटिंग गवर्नमेंट ही करती है. तो दोनों के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है. गवर्नमेंट 1,000 रुपीज तक के डिनोमिनेशन वाले कॉइन्स मिंट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉइनेज एक्ट. तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने क्वांटिटी ऑफ कॉइन मिंट होने चाहिए. जितने भी आरबीआई इंसिडेंट्स रिसीव फ्रॉम आरबीआई ऑन अर्ली, मतलब ईयरली बेसिस पे आरबीआई बताता है कि भाई इतनी जरूरत है तो इतना प्रिंट कर लो या मिंट कर लो, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट मिंट करती है. ठीक है, अब अभी इधर जो नोट्स प्रिंट हो रहे हैं और इधर जो ये 1 रुपी नोट प्रिंट हो रहा है, इस पे साइन किसका होता है, इस पे होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन, इस पे गवर्नर का साइन होता है. ओके, सॉरी, आई जस्ट गिव यू रॉन्ग. इस पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है और इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है. ठीक है, 1 रुपी नोट पे. सो दिस इज हाउ इट इज. मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हाट इज सेनोराज. सेनोराज क्या होता है,
So it is the profit which central bank earns for printing currency notes. Like प्रिंटिंग करने के लिए उनको जो इंट्रिंसिक वैल्यू और जो फेस वैल्यू की बात हो रही थी, ठीक है ना? तो इंट्रिंसिक वैल्यू कोई भी नोट को प्रिंट करने की तो और ही कम है, तो विच इज वेरी लोअर जो फेस वैल्यू है उससे। जैसे एक 500 रुपये का नोट है जिसको प्रिंट करने के लिए 3 रुपए लग रहे हैं, तो उसको सर्कुलेशन में डाल रहे हो तो उसका प्रॉफिट आ रहा है ना ऑब्वियसली। तो दैट प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 500 का है, तो 500 में से 3 रुपीज माइनस करके इतना प्रॉफिट RBI is earning. So that profit which is earned by RBI, which is transferred to government, is known as uh, Seneraj. Okay. Moving forward. कंपोनेंट्स, अब मनी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हाई पावर्ड मनी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये पढ़ने क्यों है, कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर मेकिंग आरबीआई, फॉर मेकिंग एनी मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द सर्कुलेशन ऑफ मनी और टू नो हाउ मच मनी शुड बी प्रिंटेड एंड टू डिसाइड कि कितना प्रिंट होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, व्हाट पॉलिसी शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द मनी सप्लाई। दीज कंपोनेंट्स आर सपोज्ड टू बी अंडरस्टूड बिकॉज दे टेल कि सर्कुलेशन में कितना पैसा है या कितना मतलब मॉनिटर करने के लिए बता वायर दीज गवर्नमेंट मॉनिटर्स कि हाउ मच मनी इज इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो इसके लिए जो द मोस्ट यूज्ड पैरामीटर इज M3। M3 इज द मोस्ट यूज्ड पैरामीटर। ओके, सो M3 क्या है? जस्ट अ सेकंड। So this is M0, that is high powered money. High powered money is currency. अब how will you decide? तो इसके लिए we'll make table currency with public, then commercial बैंक में जितना है that is demand deposit and time deposit या other deposit का नाम ले लेते हैं जिसमें FD और RD आ गया। ठीक है, फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड दूसरी सब चीज आ गई। ठीक है, अब करेंसी विद पब्लिक, इफ यू मेक टेबल तो M1 M0 में देखिए, M1 से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट दिस। सो दिस इज करेंसी इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जितनी भी करेंसी है, अब जो भी करेंसी पब्लिक के पास है या भले बैंक के पास है, दैट इज कमिंग अंडर हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी। एंड बैंकर्स डिपॉजिट, जो भी बैंकर्स डिपॉजिट कर रहे हैं आरबीआई के साथ वो सारे आएंगे, और जो भी अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास वो सारे आएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाई पावर्ड मनी। नैरो मनी क्या? अब दो टाइप के मनी है, एक तो M1 और M2 को अपन नैरो बोलते हैं, और M3 और M4 को अपन ब्रॉड बोलते हैं। ब्रॉड, नैरो और ब्रॉड क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लिक्विडिटी, हाउ मच लिक्विड इट इज एंड हाउ मच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इनटू लिक्विड। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी इज बेसिकली किसी भी एसेट को आप कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि इफ यू हैव गोल्ड, इट इज वेरी लिक्विड, इफ यू गो एंड सेल गोल्ड यू इजीली गेट। इफ यू हैव हाउस होम, दैट इज नॉट दैट लिक्विड बट स्टिल लिक्विड, और इफ यू हैव एनी अदर कमोडिटी इट माइट नॉट बी दैट लिक्विड। सो लिक्विडिटी डिफर्स टू कमोडिटी। तो उसको, उस एसेट को आप कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। अब M1 में क्या है? जो भी करेंसी पब्लिक के साथ जो करेंसी है वो इंक्लूडेड है, होती है M1 में। डिमांड डिपॉजिट्स, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स जो उन्होंने किए हैं बैंक के साथ, डिमांड डिपॉजिट्स क्या हुए? वो डिपॉजिट्स, एक इंसान कोई डिपॉजिट करा रहा है, ठीक है, यू आर अ पर्सन, यू हैव अ बैंक अकाउंट इन SBI। सो आपने जो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया है, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि आप जब भी डिमांड करोगे, इट इज गोइंग टू बी बैंक का लाइबिलिटी कि वो आपको दे वो पैसा। आप गए, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, आप उससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। वो सेविंग अकाउंट में नहीं होता है, वो अलाउड करंट अकाउंट में ही होता है। तो उसमें आप गए, आपने डिमांड किया कि भाई जो मेरा अकाउंट में जितना पैसा है वो मुझे चाहिए, तो बैंक कैन नॉट डिनाई यू, दे आर सपोज टू गिव यू दैट मच अमाउंट, राइट? सो एनी डे दे आर सपोज टू गिव यू दैट मच अमाउंट, तो आपकी डिमांड पे अवेलेबल होगा वो अमाउंट, इसीलिए उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और दूसरी डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होती है उसको अपन इसके अंदर बोलते हैं, M1 के अंदर बोलते हैं। तो दूसरी डिपॉजिट मतलब कि जो भी आरबीआई के पास कौन सी होगी, जो अगर कोई भी कंज्यूमर या पर्सन है जो FD करवा रहा है, RD करवा रहा है। FD और RD क्या होता है? FD इज फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, एंड RD इज रिकरिंग डिपॉजिट। FD क्या? फिक्स्ड है, मतलब कि फिक्स्ड टाइम के लिए आपका पैसा फिक्स हो गया। जैसे 5 ईयर्स के लिए आपने FD कराई, सो योर अमाउंट गेट्स लॉक्ड विद द बैंक फॉर 5 ईयर्स। You are going to earn more interest on FD and RD. RD is basically you are telling कि in this much time I am going to, on regular basis I am going to get डिपॉजिट फ्यू अमाउंट ऑफ, जैसे आपने आरडी कराई 10,000 रुपए की, तो आप मंथली बेसिस पे यू आर गोइंग टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज इनटू विद बैंक, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मेनी इयर्स, जैसे 2 ईयर्स की करवाई आपने आरडी, ठीक है।
सो आपको आरडी पे मिल रहा है, सपोज आपको 5%, सपोज 10% का, बहुत अच्छा कोई बैंक है जो 10% का इंटरेस्ट देता है, विच इज लाइक प्रैक्टिकली नॉट देयर ऑन एवरेज। मैक्स टू मैक्स अभी जो आज की इंटरेस्ट रेट जो चल रही है वो 7%, 7% भी अभी कुछ बैंक्स नहीं देते। 7.4% इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट विच आर गोइंग टू गेट फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। आरडी एफडी कुछ भी उनमें कराओ, ठीक है। तो आरडी में क्या होता है, मंथली बेसिस पे गिविंग 10,000 रुपीज, 10,000 10,000 10,000, आपने 2 साल तक 10,000 दिए, 2 साल जब खत्म हो गए तो आपका जो 2 साल का जो पूरा अमाउंट है, उस अमाउंट पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलकर आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी आरडी। एफडी में क्या है, आपने एक साथ में पैसा डाला, आपने 2 लाख रुपए एक साथ डाले और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और 2 लाख रुपए आपने 5 साल के लिए डाले, तो 5 साल के लिए जितना इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट मिलेगा। जितना टाइम ज्यादा के लिए रखोगे द इंटरेस्ट रेट वुड बी मोर, द लेसर टाइम द लेस इंटरेस्ट रेट, दैट इज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट्स में कम एफडी एंड आरडी, एंड डिमांड डिपॉजिट में यू ऑलरेडी अंडरस्टूड। अब डिमांड डिपॉजिट में भी दो चीजें होती हैं, ठीक है। आई एक्सप्लेन इधर। डिमांड डिपॉजिट में दो चीज होती है, करंट अकाउंट होता है और एक सॉरी सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। और अदर डिपॉजिट में होते हैं एफडी होती है और आरडी होती है। आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट एंड एफडी इज फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट में क्या है, सेविंग एक नॉर्मल कंज्यूमर सेविंग, तो उसमें आपने जितना पैसा डाला आप उतना निकाल सकते हो। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट अलाउड होता है, ओवरड्राफ्ट अलाउड होता है, इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती। ओवरड्राफ्ट मींस कि आपके बैंक अकाउंट में मे बी 10,000 रुपीज ही हैं, ठीक है, बट यू हैव टू मेक अ सडन पेमेंट ऑफ अबाउट अप्रोक्सीमेटली मे बी 20,000 रुपीज या 12,000 रुपीज। सो 2,000 रुपए वो बैंक आपको एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन देगी, विच फॉर टाइम विच यू कैन पे लाइक इन वट एवर नंबर डे इज डिसाइडेड, ठीक है। सो वो ओवरड्राफ्टिंग की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, जितना अमाउंट है उससे ज्यादा आप उसका चेक कट करके किसी को दे सकते हो। So this is basically used by business people because they have a lot of transition which is happening. So at a point, business person might be having a lot of amount, and at a point it might not be having. So उस transition के लिए वो current account रखते हैं। Fixed deposit you understood, RDs you understood, ठीक है। सो M1 में क्या होगा, करेंसी जो भी पब्लिक के पास जो भी करेंसी है वो इंक्लूड होगी, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है और दूसरा अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है। ये M0 में अपन ने क्या देखा था, बैंकर्स डिपॉजिट जो आरबीआई के पास थे और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास थे। इधर आरबीआई आरबीआई था दोनों साइड, ठीक है ना। तो आरबीआई अदर डिपॉजिट तो सेम हो गए, जो इधर है वही सेम। अदर डिपॉजिट का मतलब एफडी आरडी, जो भी अगर आपने एक तरीके का किसी से डिपॉजिट लिया है तो बैंक को भी कुछ अमाउंट आरबीआई को देना होता है, विच विल अंडरस्टैंड इन द बैंकिंग सेक्टर। उसमें कौन सी रेट के अकॉर्डिंग कितना आरबीआई को देना होता है, कितना खुद रखती है बैंक, वो सब चीजें बाद में अपन पढ़ेंगे, अभी डिटेल में आई वोंट गो, क्योंकि दैट इज अनदर वेरी लॉन्ग वीडियो। सो M1 में यू अंडरस्टूड दीज थ्री थिंग्स आर देयर। अब M2 में क्या है, करेंसी जो पब्लिक के पास है वो तो करेंसी है ही, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है वो है, फिर उसके बाद अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है वो भी है। अब पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स है, क्योंकि पहले के जमाने में बैंक्स वर नॉट दैट फंक्शनल, तो पोस्ट ऑफिस वाज यूज्ड एज सेविंग। सो टू प्रमोट सेविंग एंड एवरीथिंग, पोस्ट ऑफिस में लोग जाके सेव करते थे, तो उधर अकाउंट खुलवा के, which is now promoted by government also. Government is giving schemes for women to open account in post office. They are offering high interest rates according to government का last year का scheme. So that is there. तो post office में you can deposit money. It कैन एक्ट एज अ बैंक, ठीक है। तो ये वाला चीज, फिर ये तो दो नैरो मनी का हो गया। ब्रॉड मनी में व्हाट इज देयर, जो M1 में था, M1 वाली सारी चीजें प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 में तीन चीजें थी प्लस टाइम डिपॉजिट। तो M3 में क्या होगा, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, आई एम सो सॉरी, ओके, हाँ, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई एंड टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। जो टाइम डिपॉजिट्स अपन ने बैंक के साथ किए वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये जो अदर डिपॉजिट जो आरबीआई वाले इधर थे ना, इन दोनों में आरबीआई आरबीआई वाले थे, इधर जो बैंक वाले वो भी एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इधर अगर मैं इधर आरबीआई आरबीआई लिख लेते सो दैट यू रिमेम्बर, आरबीआई आरबीआई, इधर टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड है जो है बैंक का है, वो इंक्लूडेड है, ठीक है, बैंक के पास जो करवा रहे हो आप। और M4 में क्या है, M4 में M3 वाली सारी चीजें प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स। तो सारी जो भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स थी वो सारी चीज, मतलब कि डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट दोनों आ जाएगा, तो इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट्स भी है, टाइम डिपॉजिट्स भी है, सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज देयर। एंड इसमें आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करते हो, वो नहीं इंक्लूड होता है। पोस्ट ऑफिस जो प्रोवाइड करता है आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इट इज नॉट इंक्लूडेड। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज M3 अपॉन M0। मतलब हाई पावर्ड मनी में से मतलब जितना ब्रॉड मनी है उसमें से अगर हाई पावर्ड मनी को डिवाइड कर ले तो जो मनी इन सर्कुलेशन वो हट जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं, अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास है वो हट जाएंगे,
टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है वो ये दो बचेंगे और करेंसी विद बैंक बचेगा। तो इसके थ्रू आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली वो क्या है, वो तो अभी मैंने फॉर्मुला वाइज तो यू कैन सी उसमें से कट क्या जाएगा, मैथ्स का बेसिक है, डिवाइड में आएगा तो क्या क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर वो होता है जैसे कि कितने परसेंटेज से या कितने नंबर से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कितनी रेट से वो बढ़ रही है चीज आगे, ठीक है। तो आपने इतना कुछ 100 रुपीज बैंक में जमा करा है, बैंक में आपने आपने 100 रुपए का नोट प्रिंट किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने 100 रुपए का नोट प्रिंट किया, ठीक है। अब वो नोट किसी के पास गया, उसने सैलरी अर्न किया, तो गवर्नमेंट ने उसको सैलरी के तौर पे उसको पे कर दिया इंसान को, ठीक है। द पर्सन गोज दैट पर्सन keeps 20 rupees with himself as for consumption and he saves 80 rupees or he deposits 80 rupees in the bank, है ना। और बैंक क्या करती है, उसमें से कुछ अमाउंट रखती है और बाकी लोन के तौर पे दे देती है। तो लोन के तौर पे दिया तो दैट इज एन इनकम फॉर अनदर पर्सन, सो दैट पर्सन वुड कीप एंड ट्रांजेक्शन मेक ट्रांजेक्शन ऑफ एंड ही अगेन डिपॉजिट इन हिज बैंक अकाउंट ओनली फॉर ट्रांजेक्शन। फिर अगेन द बैंक वुड कीप अ स्मॉल अमाउंट एंड देन गिव द अदर अमाउंट एज लोन। फिर से आप सर्कुलेशन, आप मनी का सर्कुलेशन बढ़ रहा है और मल्टीप्लाई इफेक्ट हो रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, मतलब फॉर दैट 100 रुपी नोट दैट अमाउंट एड्स अप टू बी 200 300, जो भी मल्टीप्लायर की वैल्यू जितने भी टाइम्स वो आगे 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 बढ़ता जाएगा, तो जो जितने टाइम्स वो बढ़ रहा है, जितनी टाइम्स वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज मल्टीप्लायर, ठीक है। ओके, पब्लिक करेंसी, पब्लिक के साथ जो करेंसी होती है वो, फिर बैंक के पास क्या होता है, डिमांड, ये मैंने बता दिया, वी जस्ट गोइंग थ्रू इट। डिमांड डिपॉजिट्स में होती है करंट और सेविंग अकाउंट होते हैं, टाइम डिपॉजिट में फिक्स और रेकरिंग होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। अदर डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट व्हाटएवर यू से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या होता है, बैंकर्स डिपॉजिट, जो बैंक डिपॉजिट करती है आरबीआई के साथ, और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होते हैं, ये सारे। तो बैंक, कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है, आरबीआई के पास क्या होता है, पब्लिक के पास क्या होता है। अब M1 में क्या है, जो पब्लिक के पास करेंसी है और प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंकिंग के पास है और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, वो सारे M1 में आएंगे। M2 में क्या है, M1 में जो भी सारी चीजें प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग है वो। M3 में क्या है, M1 में जो सारी चीजें थी प्लस जो टाइम डिपॉजिट से बैंकिंग के पास, वो सारे आएंगे। फिर M4 में क्या है, M3 में जितना था प्लस ऑल डिपॉजिट जो भी पोस्ट ऑफिस के पास है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड कर ले करके। तो लिक्विडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। लिक्विडिटी डिक्रीज हो रही है मतलब कि ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब कि अगर आपको इमीडिएट लेवल पे पैसा चाहिए होगा तो ये इससे पैसा जल्दी मिलेगा कंपेयर टू इसमें, इसमें पैसा आपका बंधा हुआ है तो आपको इमीडिएट लेवल पे नहीं मिलेगा। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में है, जो पब्लिक के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको आप मनी सप्लाई बोलेंगे। तो जितना भी स्टॉक्स, मनी का जितना स्टॉक है, आपने जितना इकट्ठा करके रखा है और वो सर्कुलेशन में है, ठीक है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, जितना भी पैसा जो आपने इकट्ठा करके रखा था, जो आपने ऐसे सर्कुलेशन में इकोनॉमी में घूम रहा है, पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखना हो, तो उसको मनी सप्लाई बोलेंगे। तो M1 और M2 जो है उसको नैरो मनी बोलते हैं, M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। ये जो है ये डिक्रीजिंग ऑन दीज ग्रेडेशन इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि ये जो M1 है ये सबसे लाइक सबसे ज्यादा लिक्विड है, सॉरी, ये M1 जो है सबसे ज्यादा लिक्विड है, और ऐसे ऐसे करके M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड है और ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, ठीक है। M1 इज मोस्ट लिक्विड एंड इजीएस्ट ट्रांजेक्शन, जब इजीली अवेलेबल है। M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड है क्योंकि इसमें बैंकों में ज्यादा पैसा बंधा हुआ है कंपेयर टू आपके हाथ में जितना पैसा है उसके कंपैरिजन में। और M3 जो है वो मोस्टली यूज होता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि इसमें सारे मेजर्स ज्यादा इजीली और जो सबसे बेसिक यूज होने वाले मेजर्स को ही यूज किया जाता है। तो कभी भी मनी सप्लाई को जानना है तो मोस्टली आप M3 से जानते हैं। हाई पावर्ड मनी क्या था, अपने पिछले पढ़ा था इसका फॉर्मूला, बट है क्या है, एक एग्जैक्टली टोटल लिक्विडिटी बताता है आरबीआई की, आपने देखा था ना इधर, इधर देखा था अपने, ये सारा आरबीआई का बता रहा था मेजरली। ये आरबीआई वाला, हाँ ठीक है, ये आरबीआई वाली चीजें बता रहा था, ठीक है ना। तो मेजरली आरबीआई का बता रहा था, तो ये टोटल लिक्विडिटी आरबीआई की लिक्विडिटी बताता है कि आरबीआई के पास कितना पैसा है, कितना है उसके पास अमाउंट जो सर्कुलेशन में आ सकता है, ठीक है। तो एक मॉनेटरी बेस बताता है हाई पावर्ड मनी, और हाई पावर्ड मनी बोल सकते हैं आप, मॉनेटरी बेस है, हाई पावर्ड मनी बोल सकते हो, या रिजर्व मनी है जिसको M0 बोलते हैं अपन। कैसे कैलकुलेट कर, करेंसी विद पब्लिक हो गया, बैंक के पास जो करेंसी है वो आरबीआई के पास जो डिपॉजिट करा है, बैंक ही डिपॉजिट करती है, कस्टमर्स या पब्लिक डिपॉजिट नहीं करती है ना बैंक के, आरबीआई के पास, आरबीआई डू नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, इट एक्सेप्ट्स बैंक का डिपॉजिट। सो जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है बैंक के पास वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है, पार्क करती है उस एक्स्ट्रा कैश को। और अदर डिपॉजिट जो भी आरबीआई के पास होते हैं वो सारे डिपॉजिट इसके अंदर। तो आरबीआई के पास जो भी बैंक कर रही है और कोई और तरीके से पैसा आ रहा है, तो वो सारे डिपॉजिट आरबीआई वाले, प्लस बैंक के पास जो करेंसी, एक तो पब्लिक के पास जो करेंसी है और बैंक के पास जो करेंसी है, ये सारे मिला के M0 हो जाएगा, जो आपको मॉनेटरी बेस या आरबीआई की लिक्विडिटी बताएगा। एज पर जो आरबीआई का एक्ट है 1934, आरबीआई को एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है, जो है
₹200 करोड़ का, जिसमें 115 करोड़ रुपीस गोल्ड में और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी एसेट्स में रखने होते हैं, ताकि वो करेंसी नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। अब ये रिजर्व क्यों मेंटेन करना जरूरी है? अपॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम रिजर्व आरबीआई कैन प्रिंट अनलिमिटेड करेंसी नोट्स। इतना अगर उसके पास रिजर्व है तो अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट कर सकती है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन प्रिंटिंग नोट्स बाय ऑन आरबीआई, कोई भी ऐसे लिमिट नहीं है, पर ज्यादा नोट प्रिंट करने से क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो फिर द इकोनॉमी में देर वुड बी मोर मनी इन सर्कुलेशन। तो उसी की जितनी रेट से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है उतनी रेट से कमोडिटी तो इंक्रीज नहीं होगी। तो कमोडिटी, आपके पास पैसा तो ज्यादा आ गया पर जो सामान है तो फिर सामान महंगा होने लग जाएगा, तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस सर्कुलेशन, दिस विशेष सर्कल वुड स्टार्ट। सो इसलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाता है, एक लिमिट के तौर पे ही प्रिंट किया जाता है, ताकि मनी, उसका जो खुद का वैल्यू है, वर्थ है, वो लूज ना कर जाए। बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी ना, जब कम है या लिमिटेड है या एक रेगुलेटेड मैनर में है, इसीलिए इट होल्ड्स दिस वैल्यू, राइट? तो to avoid that, RBI is responsible to make sure that this is not happening, and to print currency it has to keep a minimum reserve। क्यों? क्योंकि हर एक नोट पे लिखा होता है कि इट इज लाइबल, गवर्नमेंट विल पे, मतलब जो भी द गवर्नमेंट प्रॉमिसेस टू पे यू द अमाउंट, ठीक है? तो वो आपको अथॉरिटी, गवर्नमेंट लीगल टेंडर बना रही है तो वो अथॉरिटी गवर्नमेंट दे रही है आपको कि भाई आप कभी भी आओगे उनके पास ये लेकर तो उतने अमाउंट को, इक्वेटिंग अमाउंट को आपको देगी। तो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो व्हाट हैपेंड वाज दे हैड टू चेंज द लॉ। क्यों? क्योंकि उस नोट पे तो लिखा हुआ है ना कि गवर्नमेंट विल पे, सो अकॉर्डिंग टू लॉ यू कैन गो टू गवर्नमेंट एंड यू कैन बी लाइक डिमोनेटाइज हो गया तो क्या हुआ, हमको तो बेकार। तो गवर्नमेंट मेड अ सिसेशन लाया था, मतलब कि आफ्टर 2016 विल नॉट एक्सेप्ट 500 एंड 1000 रुपी का नोट। तो उन्होंने थोड़ा सा लॉ में चेंज लाया था टू गो हेड विद डिमोनेटाइजेशन, ठीक है? अब मनी मल्टीप्लायर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट टू गो डीप इनटू इट, आफ्टर कीपिंग असाइड जो भी रिक्वायर्ड रिजर्व्स है उसको साइड में रख के बैंक को क्या करना होता है? मनी लेंड करना होता है। बैंक लेंड्स, जैसे मैंने बताया ना कि सर्कुलेशन होता है मनी का, राइट? सो जैसे अपने बैंक के पास 100 रुपीज का आया, 100 रुपये आया, बैंक ने, एक इंसान ने 100 रुपये बैंक ए में डिपॉजिट किया, ठीक है? ये डिपॉजिट किया तो बैंक ने क्या किया कि 100 रुपये आया है तो उसने 20 रुपए साइड में रख लिया, एक परसेंटेज उसको साइड में रखना होता है। तो मान लो कि 20% का ही चल रहा है तो 20 रुपीज उसने साइड रख लिए, और उसने 80 रुपीज क्या किया, उसने लोन दे दिया। तो लोन दिया तो पर्सन बी को लोन दिया, तो 80 रुपीज पर्सन बी ने अपने दूसरे बैंक अकाउंट में, ये दूसरा बैंक है, ठीक है? ये ये पर्सन वन है, ये पर्सन टू है। पर्सन वन ने 100 रुपए लिए, पर्सन टू के पास 80 रुपए जिसने बैंक बी में जमा कराए हैं, ठीक है? या उसी बैंक में चल रहा है, या मान लो उसी एक ही पर्टिकुलर बैंक में करवा रहा है, ठीक है? इसे पर्सन तो दूसरे दूसरे हैं पर बैंक सेम है। तो पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए ने 100 रुपीज लिए और बैंक में जमा कराए, और उसमें से बैंक ने क्या किया, 20 रुपए साइड रख के 80 रुपए लोन दे दिया पर्सन बी को। अब पर्सन बी के पास 80 रुपए आ गए। अब बैंक अगेन वही पॉलिसी फॉलो करेगा, तो इसमें से जितना भी होता है, तो सपोज उसने से 15 रुपीज साइड में रख लिया, 16 रुपीज साइड में रख लिया, और पर्सन सी को लोन दे दिया बाकी का कितना, 80 में से 54, ठीक है? पर्सन सी विल गेट 54 रुपीज। यू गेटिंग कंफ्यूज क्या उधर से? 80 रुपीज उसको मिले, उसमें से उसने 16 रुपीज साइड में रख लिए, ठीक है? और इतना लोन दे दिया। तो इतना लोन, अच्छा 64 इट वुड बी, सॉरी 64। अगेन द प्रोसेस वुड गो ऑन टिल, मतलब जब तक अमाउंट कंज्यूम नहीं हो जाता। तो ऐसे ऐसे करके बैंक लेंड्स, ठीक है? तो अब क्या होता है, एक रिक्वायर्ड रिजर्व, तो ये जो 20 रुपए रख रहा है, ये जो भी रख रहा है, एक पर्टिकुलर रिजर्व, एक अमाउंट रिजर्व रखना, एक परसेंटेज उस बैंक को रिजर्व रखना रिक्वायर्ड है, या वो उसकी वो उसका है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ आरबीआई कि उसको रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व अमाउंट, एंड बाकी का ही कैन लेंड। तो उसने 100 रुपीज लिया, बाकी का ही लेंडेड, एंड उसने उसमें से इतना रखा, बाकी का ही लेंडेड, उसमें से कुछ और रखेगा, और बाकी का ही लैंड, उसमें से कुछ और रखेगा, बाकी का ही लैंड। सो ऐसे ऐसे करके जो मनी बनता जा रहा है, ठीक है? A part of this money is further deposited in banking system after changing multiple hands। जो multiple hands exchange करके उसमें से कुछ part जो deposit हो रहा है बैंक में, वो आगे आगे further transfer होता जा रहा है ना। A part of this deposit further used for lending, और उसका एक part और फिर further lending के लिए यूज हो रहा है भाई। ये क्या हो रहा है, दिस साइकिल ऑफ लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग, ये जो साइकिल है लेंडिंग और डिपॉजिटिंग का, ये क्रिएट करता है एडिशनल मनी। बिकॉज इकोनॉमी हैज, या एक नोट जो था वो तो 100 रुपए का ही था, पर ये एडिशनल मनी क्रिएट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा मनी क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में। जो अपन जब इसको कैलकुलेट करते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी, एडिशनल मनी क्रिएट हुआ है, उसको अपन मल्टीप्लायर बोलते हैं।
उसको मनी मल्टीप्लायर। थस मनी मल्टीप्लायर्स क्या बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स एन इनिशियल लोन विल बी मल्टीप्लाइड। एक जो इनिशियल लोन है उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे सपोज ये 100 रुपए का जो था वो लोन था उसका, ठीक है, उसने 100 रुपए का लोन लिया था, तो 100 रुपए में से 20 तो उसने रिजर्व किया, तो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है। सपोज वो पूरा कैश नहीं निकाल रहा, वो बैंक के थ्रू ही कर रहा है, तो उसने 100 रुपए का लोन लिया, वो बैंक के अकाउंट में आया 100 रुपया, तो उधर से वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो बैंक ने क्या किया, जो 100 रुपया है उसमें से 20 रुपए ही केप्ट एज रिजर्व एंड 80 रुपीज का उसने फर्दर लोन दे दिया। ऐसे करके तो वो मल्टीप्लाई, तो कितने टाइम्स द इनिशियल जो अमाउंट था वो हाउ मेनी टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड, उसको मल्टीप्लायर रेट बोलते हैं, ठीक है। स्पेंड इन द इकोनॉमी एंड रीडिपॉजिट, जो स्पेंड हो रहा है एंड देन इट इज गेटिंग रीडिपॉजिट इन अदर बैंक्स, या जो भी जैसे स्टार्टिंग में अपना एग्जांपल ले रहे हैं। तो मल्टी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है, 1/r, दैट इज r इज रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेट जो यूज हो रही है उसको r बोल रहे हैं अपन इसे। इसका ये फॉर्म, इसका ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने पहले देखा ही था। नोट, मनी मल्टीप्लाई इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज दिस, फॉर एग्जाम्पल द टोटल रिजर्व मनी। क्यों, ऐसा क्यों है कि ये फॉर्मूला भी बोला है, क्योंकि टोटल रिजर्व मनी जो है वो M0 है, एज ऑन अप्रैल इतना था, 35 लाख रुपीज था। जैसे M0 जो है वो 35 था, और टोटल ब्रॉड मनी जो था M3 जो था वो 187 लाख करोड़ था, और ये लाख करोड़ था। तो हेंस प्रेजेंटली मनी मल्टीप्लाई कितना होगा, इतना होगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मनी मल्टीप्लाई। यू अंडरस्टूड दिस with this table, then you will not forget. According to NCERT, this table is there. Velocity of money. अब what is velocity of money? Refers to the frequency. कितनी frequency which with which money changes hands. कितनी बार मतलब it is changing hand, मतलब one note is going from one person to another person and another person, and how many times it is rotating in the economy. It is called the velocity during a unit period of time, say a month या जितने भी टाइम में आप कैलकुलेट कर रहे हो। It is calculated, का फॉर्मूला देखा जाए तो नॉर्मल जीडीपी और मनी सप्लाई जो है। अब जीडीपी कितना है, जीडीपी बता देगा ना अमाउंट कितना है, इकोनॉमी में पैसा है कितना, और मनी सप्लाई कितनी है, जितना प्रिंट हुआ है प्लस इकोनॉमी में जितना पैसा बन रहा है। तो वेलोसिटी की एक पैसा जितना प्रिंट हुआ प्लस एक्सचेंज किया हैंड्स, तो हैंड्स एक्सचेंज किया, मतलब नॉर्मल जीडीपी में तो बताया कि टोटल लोगों के पास कितना पैसा है, और मनी सप्लाई मतलब कि जितना एक्चुअल प्रिंट हुआ था, तो प्रिंट हुआ था और लोगों के पास कितना, तो वेलोसिटी बता देगा कि भाई जितना प्रिंट हुआ था उससे ज्यादा तो लोगों के पास है, तो कितनी बार हाथ बदला होगा वो पैसा, टू अंडरस्टैंड द वेलोसिटी। तो हायर द वेलोसिटी द ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर वेलोसिटी ज्यादा है मतलब कि लोगों से एक इंसान से दूसरे इंसान तक ज्यादा वो नोट घिसा जाता है, मतलब एक इंसान से ज्यादा गया है, और वो इंक्रीज करेगा नॉर्मल जीडीपी, नॉमिनल या नेम सेक वाली जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट को। अब करेंसी डिपॉजिट रेट क्या होती है, सॉरी रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी। जो करेंसी फॉर्म में जो रेशियो ऑफ मनी, जितना अमाउंट ऑफ मनी जो हेल्ड करती है पब्लिक, उसको आप CDR बोलते हो। टू दैट दे होल्ड इन द बैंक डिपॉजिट। इसका फॉर्मूला है जितना पब्लिक के पास है और जितना बैंक में है, तो जितना पब्लिक के पास है अपॉन बैंक के पास जितना है, दैट वुड बी कॉल्ड एज सीडीआर। तो इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। तो पीपल कितना प्रेफर कर रहे हैं लिक्विडिटी, अगर ज्यादा लिक्विड प्रेफर कर रहे हैं तो सीडीआर ज्यादा होगा। करेंसी डिपॉजिट रेशियो, फॉर एग्जांपल सीडीआर इंक्रीजेस ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, क्योंकि जब उनको ट्रांजेक्शन ज्यादा करना था, एवरी पर्सन वांट्स टू ट्रांजेक्शन, दे वांट टू, तो एज दे कन्वर्ट डिपॉजिट्स टू कैश, इसलिए दे कन्वर्ट, जो भी बैंक में अकाउंट पैसा होता है दे विड्रॉ इट एंड दे डू एक्सचेंज एक्सपेंडिचर एंड एवरीथिंग फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। तो अगर जितना करेंसी पब्लिक के पास है, तो पब्लिक के पास जितनी करेंसी है, पब्लिक करेंसी अपॉन बैंक के पास जितना पैसा है, बैंक होल्डिंग जितना है, तो ये आपका सीडीआर होगा, ठीक है। तो सीडीआर, अगर सीडीआर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कि आपका वो इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो प्रेफरेंस की लिक्विडिटी की प्रेफरेंस, पीपल आर वांटिंग मोर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इफ से अगर रेशियो इंक्रीज होता है तो इट हेल्प्स द पीपल इन होल्डिंग मोर ऑफ इट्स मनी। अगर ये रेशियो, अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है करेंसी डिपॉजिट रेशियो को, तो गवर्नमेंट दैट मीन्स पब्लिक होल्डिंग मोर मनी इन द आउट ऑफ द बैंक रादर देन डिपॉजिटिंग। तो पब्लिक जो कैश में होल्ड करी, पब्लिक के पास जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर लिक्विडिटी इंक्रीज हो मतलब कि कैश इंक्रीज होता है, कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिपॉजिट करने से ज्यादा दे आर प्रेफरिंग टू होल्ड इट। तो हेंस द मल्टी मल्टीप्लाई, तो अगर कैश इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा और मतलब कि कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा मतलब कि ये जो अपना मनी मल्टीप्लायर है वो कम हो जाएगा। तो सीडीआर और मनी मल्टीप्लायर अपने इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब अगर सीडीआर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा अपना, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड है। अब रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन टू द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप एज रिजर्व। तो कितना प्रोपोर्शन टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक रिजर्व जैसे रखती है, उसको अपन रिजर्व
डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। रिजर्व इसमें दो है, जो एक वॉल्ट में रख रही है प्लस एक कमर्शियल बैंक, इन द बैंक्स एंड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। एक वॉल्ट में उन्होंने ऐसे संभाल के एकदम, जो हाइस्ट मूवीज में यू हैव सीन की देयर इज अ चंक ऑफ मनी हाइस्ट, बेस्ट एग्जांपल यू हैव सीन कि देयर इज अ अमाउंट ऑफ मनी विच इज होल्डेड इन द वॉल्ट, ठीक है। वो वॉल्ट का पैसा इज ऑल्सो देयर, एंड जो कमर्शियल बैंक होल्ड कर रही है, कमर्शियल बैंक के साथ डिपॉजिट कराया हुआ है, वो अलग पैसा। तो रिजर्व के भी रेशियोज होते हैं कि कितना होल्ड करना है कितना नहीं करना है, दैट इज एसएलआर एंड सीआरआर, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। विल अंडरस्टैंड फर्दर इसके बारे में। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, व्हेन करेंसी बेसिकली कैश, जितने कैश रिजर्व रखना है, विल अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज अगेन बैंकिंग का थोड़ा डिफरेंशिएटेड टॉपिक, इसमें अपन मॉनेटरी पॉलिसी में विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि वॉल्ट में जितना पैसा, और रिजर्व मतलब कितना रिजर्व रखना है, जितना अगर रिजर्व ज्यादा रखेंगे तो अगेन लिक्विडिटी कम होगी, क्योंकि आपने तो पैसा साइड रख दिया ना, आपके पास 100 रुपए आए, आपने अगर रिजर्व के लिए अगर 50% रख दिया होता तो वो 50% का ही लोन दे पाता ना। तो जितना ज्यादा रिजर्व रखोगे उतना मनी मल्टीप्लाई कम होगा। तो अगेन ये भी इनवर्सली रिलेटेड है मनी मल्टीप्लायर से, ठीक है। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, व्हेन कंट्री इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम रिसेशन, रिसेशन जब लो या नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है, नेगेटिव या बहुत कम इन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन है बेसिकली। तो द गवर्नमेंट एम्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी ताकि बोरोइंग्स, सॉरी रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, ताकि बोरोइंग्स हो पाए, इकोनॉमी में थोड़ा पैसा जाए, लोग बोरो करेंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इट वुड प्रेफर कि भाई कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो सब लोग लोन लेना चाहेंगे ना, तो दे विल टेक मोर लोन। तो मोर लोन की वजह से इफ इकोनॉमी में पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी में और ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। तो इन अ स्टैंडर्ड इकोनॉमी सच रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स एनकरेजेस बोथ बोरिंग एंड स्पेंडिंग लेवल्स। तो बोरिंग भी बढ़ाता है, स्पेंडिंग में। अब आप बोरो ज्यादा कर रहे हो तो मतलब आप खर्चा भी ज्यादा कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो दोनों कंज्यूमर और कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों पर्पस के लिए आप बोरो कर सकते हो ना। मतलब कि शादी वादी भी ज्यादा होने लग जाएगी, मे बी लोन लेके कर रहे हैं जो भी, ठीक है, पर्पस के लिए। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों ही स्पेंडिंग ज्यादा करने लग जाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी। इंटरेस्ट रेट कम क्यों होगी, इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कम करेगी। क्यों कम करेगी, क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन है, मतलब कि मनी सप्लाई बहुत कम है, मनी सप्लाई लो है इधर, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट डालना है, अब इंजेक्ट करना है, पैसा इंजेक्ट करने के लिए दे रिड्यूस इंटरेस्ट रेट सो दैट इट प्रमोट्स बोरिंग, एंड बोरिंग की वजह से इकोनॉमी में स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हाउएवर जब लिक्विडिटी ट्रैप होता है तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो इनइफेक्टिव हो जाती है। मतलब कि जब गवर्नमेंट चाह रही है कि मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि मनी सप्लाई लो हो गया, तो गवर्नमेंट पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, बट उन पॉलिसीज के थ्रू वो इंक्रीज नहीं हो पा रही मनी सप्लाई ड्यू टू द प्रिवेलिंग डिप्रेस्ड डिमांड, क्योंकि डिमांड इतनी गिर गई थी कि वो इंक्रीज ही नहीं हो पा रही है, और प्रोडक्शन लेवल भी इतने गिर गए थे। और इंडिविजुअल अब क्या कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो और स्टोर कर रहे हैं, मतलब उससे कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, उनको और बचा के रख रहे हैं। जो पैसा उनको बोरो करके दिया गया था कि भाई आप इन्वेस्ट करो आगे और प्रोडक्शन करो ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो सके, दे आर नॉट यूजिंग दैट मनी फॉर दैट पर्पस। तो इसकी वजह से इकोनॉमी और उसमें चला जाता है, एक ट्रैप में चली जाती है। तो इन स्टोरिंग, तो इंडिविजुअल प्रेफर स्टोरिंग देयर मनी इन एडवेंट ऑफ वीकनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन, कि उनको पता है कि अब इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं खर्चा करना, दे आर स्टोरिंग द मनी। तो उसको आप वीकनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, तो और इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो जाती है, तो एक ट्रैप में फंस जाती है इकोनॉमी कि आप इंटरेस्ट रेट घटाए जा रहे हो, लोग पैसा लेके बट उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या बढ़ा नहीं रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो आपने मॉनेटरी पॉलिसी करा पर वो इनइफेक्टिव हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से और ज्यादा इतने चेंजेस नहीं आ रहे इकोनॉमिक की मनी सप्लाई में, तो वो एक ट्रैप में फंस जाती है, तो उसको लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है जॉन कीन्स, ही इज वेरी फेमस, उन्होंने दिया था। स्टेज दैट इंडिविजुअल क्या करता है, ट्राई करता है सेव करने का ज्यादा से ज्यादा, और इट लेंस टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड एंड hence fall in economic growth। तो it tends to, it is wrong, tends to fall in। तो इंडिविजुअल अगर बहुत ज्यादा सेव करेगा तो एग्रीगेट डिमांड उसकी कम हो जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। हाउएवर दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज। तो ऐसा बोला जाता है, मतलब कीन्स ने बोला था कि सेविंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेविंग्स करने से क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड, उनकी डिमांड कम होगी, कि भाई आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से आपने 50 रुपए तो बचा के साइड में रख लिए, तो आप 50 रुपए का खर्चा करोगे। अगर आपने बचाए कम होते, जैसे 20 रुपए बचाए होते, तो आपके पास 80 रुपीज बचते, तो 80 रुपीज यू माइट हैव स्पेंड एंड देन, है ना, तो आपकी डिमांड ज्यादा होती, तो आप इकोनॉमी में पैसा ज्यादा डाल देते, इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा होती। पर आपने बचाए नहीं ज्यादा, तो आपने खर्च भी ज्यादा नहीं किए, और खर्च नहीं किए तो ग्रोथ नहीं हुई, तो सेविंग ज्यादा होने से ग्रोथ कम हो रही है। तो ये क्रिटिसाइज किया जाता है ग्राउंड पे, क्यों, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सेविंग इंक्रीज अगर होगी तो बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो बैंक ज्यादा लेंड कर सकती है, तो लेंडिंग अगर ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी की ग्रोथ तो होगी ही। तो इसीलिए इसको पैराडॉक्स बोला जाता है, ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? ये बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है एंड इट इज वेरी मतलब लाइक ट्रिकी टॉपिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि एग्जैक्टली है क्या ऐसा। तो टू गिव यू बैकग्राउंड कि देयर वाज अ लाइक वेरी वेव इन पास्ट लाइक लास्ट ईयर बिटकॉइन बहुत चल रहा था। व्हाट इज बिटकॉइन? तो अब बिटकॉइन होता क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। वेट, ओके। सो बिटकॉइन आया कैसे? व्हाट हैपेंड एंड एवरीथिंग। सो क्या हुआ था कि कोविड के टाइम मतलब बिटकॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड और इट बिकेम पॉपुलर। इट माइट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। सो व्हाट हैपेंड वाज कि वाया मशीन और सुपर कंप्यूटर्स इट वाज माइंड, ठीक है। तो माइनिंग हुई थी बिटकॉइन की, मतलब कंप्यूटर के थ्रू आपने एक करेंसी माइन की है, डेवलप की है, ठीक है। और उसको आप मार्केट में यूज कर सकते हो। तो एनार्किस्ट जो होते हैं, मतलब हु डू नॉट बिलीव इन एनी अथॉरिटी ओवर देम, सो व्हाट दे वांटेड कि भाई हमको ट्रांजेक्शन करना है, हमको कुछ भी करना है, तो व्हाई शुड वी यूज द करेंसी व्हिच इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट? वी वोंट यूज दैट, वी वुड क्रिएट आवर ओन करेंसी जो हम सब लीगली एक्सेप्ट करेंगे एंड सब कुछ, ठीक है। तो बिटकॉइन वैसे जनरेट हुआ या आया इकोनॉमी में, ठीक है। So Bitcoin आया, so digital currency is different from Bitcoin. Bitcoin is a currency, a digital currency only, but what it is कि it is not authorized by government. It is मतलब private authorities उसको accept करती है, उसकी डीलिंग होती है। तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है एज अ लीगल टेंडर। मतलब गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि अगर कभी आपके पास कॉइन है, आपके पास उस पे होता है कि कोई फ्रॉड हो जाता है उससे रिलेटेड, so government would not ensure you or guarantee you that you will get the money back and everything because it is not authorized by the government. But this currency is authorized by government, so it is would be government's responsibility. You are just creating a digital currency, मतलब कि physical form में नहीं होगी, ये बस digital form में होगी, ठीक है। But government authorized होगी, government की backing होगी। So ये pilot basis projects पे आई है wholesale retail के through and we'll understand that। अब क्या है इसमें? गवर्नमेंट Okay. RBI has commissioned pilot launch of digital rupee, that is digital rupee, इसको अपन digital rupee बोल रहे हैं, ई रूपी। ये सिंबल यूज हो रहा है फॉर द केसेस, ठीक है। फर्स्ट इन अक्टूबर 2022 आरबीआई ने लॉन्च किया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट दैट इज डिजिटल रूपी होलसेल सेगमेंट में, ठीक है। इन होलसेल सेगमेंट एंड लेटर ऑपरेशनाइज फर्स्ट पायलट इन डिजिटल रूपी इन रिटेल सेगमेंट। तो ये ई आर का मतलब रिटेल है, आर डब्ल्यू का मतलब होलसेल है। इसके आगे क्या है? अब रिटेल के अंदर क्या है, होलसेल के अंदर क्या है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज बोथ स्लाइड्स एंड, ठीक है। अगेन लीगैलिटीज क्या है, ये सब मतलब इट इज ऑलरेडी रिटन, इट इज नॉट लाइक मच। अब इधर जाते हैं अपन कि रिटेल में क्या है। पीपल जो डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं उसको रिटेल बोलते हैं। होलसेल जो है आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमिटीज वगैरह यूज करती है, उसको अपन होलसेल के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब फिएट करेंसी के आप सबके अंदर डिफरेंस क्या है? तो दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है? इशू फिएट करेंसी लीगल टेंडर था अपना। लीगल टेंडर मतलब कि गवर्नमेंट ने वगैरह इशू किया, तो इसको इशू कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक इशू कर रही है, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू कर रही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो भी सेंट्रल बैंक इशू कर रही है, उसमें भी गवर्नमेंट अथॉरिटी। क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट एंटिटी, आई टोल्ड यू क्रिप्टो करेंसी इज प्राइवेट एंटिटी, बिटकॉइन वगैरह वाज द एग्जांपल। एंड स्टेबल कॉइंस ये भी प्राइवेट एंटिटी ही यूज कर रही है। अब स्टेबल कॉइन एलोन मस्क वगैरह ने सेट की मतलब क्रिप्टो करेंसी वाज वेरी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है कि उसकी जो प्राइस है मतलब बहुत इजीली चेंज हो रही है, मतलब एकदम हाई इसका जो पीक आया एंड देन इट इज गोइंग डाउन एंड इट इज गोइंग अप, सो इट इज गोइंग वेरी वेरी वॉलेटाइल, मतलब एक सेकंड में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। तो एलन मस्क एंड एवरीवन सेड कि उन्होंने खुद की करेंसी निकाली, तो देवर देन एंड देयर एग्जांपल्स आर गिवन। तो ही वाज लाइक कि हम ऐसा करेंसी बनाएंगे, ऐसा डिजिटल करेंसी बनाएंगे विच वुड बी स्टेबल, विल ट्राई टू स्टेबल, मतलब हम एक उसकी स्टेबिलिटी मेक श्योर करेंगे, तो उसको स्टेबल कॉइन बोल रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। अब वैल्यू क्या, ये वैल्यू अपनी कहां से डिराइव कर रहा है? ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक एक गारंटी कर रहा है इसको। सेंट्रल बैंक रखा है ना 2000 करोड़ रुपए, 200 करोड़, वो कैसे रखा है? उसके थ्रू इसकी गारंटी इंश्योर हो रही है, मतलब बेसिकली सेंट्रल बैंक इज गारंटिंग द फिएट करेंसी, ठीक है। अब सीबीडीसी का क्या कैसे गारंटी? वो भी सेंट्रल बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है अपने बेसिस पे, ठीक है। उसी पे ये लीगल टेंडर है, हाँ ये भी है। अब ये इसकी कोई गारंटी नहीं, ये वैल्यू अपनी कहां से ला रहे हैं? कोई वैल्यू नहीं, बस लोगों को पसंद है, लोग स्पेकुलेट करना चाह रहे हैं उसके थ्रू। एक इंसान ने आप यू लाइक्ड इट सो यू प्रमोटेड इट, फिर देन पीपल फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस, मतलब कि प्रॉफिट अर्निंग पर्पस की हम थोड़ी देर रखेंगे, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे देन विल सेल इट आउट, तो उसके पर्पस से इट गॉट प्रमोटेड और फेमस हो गया एंड देन इट केम इनटू द सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। If you talk about the UFC also started accepting a cryptocurrency for
any donations and everything, just an additional information if you want to know. ठीक है, तो it is a, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा खुद का कोई वर्थ नहीं है, मतलब ये आपके पास है और आप गवर्नमेंट के पास जाओ कि मेरे को इसके साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ भी इसके लॉज होंगी, कुछ भी पर्टिकुलर लॉ के थ्रू चलेगा, इधर कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, जस्ट पीपल एक्सेप्टेड, इसीलिए इट इज गोइंग ऑन, अदरवाइज इट इज नॉट लाइक, एंड गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड टैक्सिंग आल्सो। मे बी गिवन स्टेटस, अब इसको लीगल टेंडर का मे भी मिल जाए, एल सैल्वाडोर में मिल रखा है इसको, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर का, इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट क्रिप्टो करेंसी लीगल स्टेटस। तो उधर दो करेंसी चल रही है, एक तो उनकी जो खुद की करेंसी है, प्लस ये क्रिप्टो करेंसी चल रही है। एंड वैल्यू पैक्ड, इसकी वैल्यू किससे पैक होगी, इसकी वैल्यू पैक होगी, पैक होना मतलब कि अटैच करना किसी से, तो दिनाम या ट्रू आयन से पैक होगी। उसमें इट इज टॉकिंग अबाउट द अर्लियर वीडियोस, विल जस्ट नॉट हियर, मे बी गिवन स्टेटस, इसको भी लीगल स्टेटस दे सकते हैं कुछ कंट्रीज ने, अभी कोई एग्जांपल नहीं है जिन्होंने अभी दिया है। और मीडियम ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ पेमेंट ये एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, इसको अलाउ किया जा सकता है, अभी कुछ श्योरिटी नहीं, इसको भी किया जा सकता है, अभी कुछ श्योरिटी नहीं मीडियम ऑफ पेमेंट के लिए। और फिजिकल करेंसी नोट्स वगैरह इसके एग्जांपल्स है, इसमें ई दिनार, सिमिस्ता, पेट्रो, इको, कोर्ना, ये सब एग्जांपल हैं इसके। फिर इसके बिटकॉइन, एथरम और डॉज कॉइन, ये सारे हैं। फिर इसमें ट्रू एनआर, टेरर और ये सब, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, फिएट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन। मूविंग फॉरवर्ड, स्टेबल कॉइन का क्या है, अरे सॉरी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का है कि कॉस्ट बचाएगा, कि आपने प्रिंटिंग वगैरह फिजिकल मैनेज कैश आप प्रिंट कर रहे हो तो उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है ना, मेहनत लगती है, कि फिजिकल आप कैश का मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए डिजिटली होगा तो इतना मेहनत, वो कॉस्टिंग भी नहीं आएगा, एंड मैनेजिंग के लिए भी इट वुड नॉट बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट सेविंग इन सिक्योरिटी प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा सेविंग हो जाएगा, जो जैसे सेनोराज कॉस्ट जो 3 रुपए का जो कॉस्ट आ रहा था ना, वो भी नहीं आएगा, मे बी उससे भी कम आएगा, तो इसलिए ठीक है। एंड फर्दर द केस ऑफ डिजिटलाइजेशन इससे ज्यादा होगा, एंड लेस कैशलेस इकोनॉमी, मतलब कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट होगी इससे, डिजिटलाइजेशन ज्यादा होगा, कंपटीशन प्रमोट करेगा, एफिशिएंसी, इनोवेशन वगैरह पेमेंट्स में, इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंप्रूव होंगे, ठीक है, इजीली हो पाएंगे। इन फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सेफ गार्ड द कॉमन मैन का ट्रस्ट सेफ गार्ड करेगा, क्योंकि नेशनल करेंसी हो जाएगा, क्रिप्टो एसेट्स को थोड़ा हटाएगा, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू हैव योर ओन क्रिप्टो करेंसी, तो व्हाई वुड एनी वन गो ahead with other प्राइवेट करेंसी है। ट्रांसपेरेंसी वुड बी मोर, बिकॉज इफ यू आर डिजिटली ट्रांजेक्टिंग तो करप्शन वगैरह का चांसेस थोड़ा कम रहता है, बिकॉज देन यू लिव अ ट्रेल, क्योंकि यू कैन नॉट रियली हाइड योर डिजिटल फुटप्रिंट विच यू आर लीविंग बिहाइंड, है ना। ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी और फाइनलिटी रहेगा पेमेंट में वगैरह। Okay, with this we have completed the whole lecture. Thank you.